तो इक्विटी मार्केट के साथ साथ आज कमोडिटी मार्केट में भी खासा एक्शन दिखा है। आज बेस मेटल्स चमकते हुए दिखे और वो भी तब जब हमने यहां पर रुपए को खासा मजबूत देखा है। कच्चे तेल पर फोकस रहा क्योंकि यहां पर लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन मजबूती ही देखने को मिली। घरेलू बाजार में एक छोटे दायरे का ट्रेड था क्योंकि रुपया यहां पर मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। वहीं सोने चांदी की अगर बात करें तो यहां पर एक छोटे दायरे का ट्रेड दिखा। हालांकि चांदी को बेस मेटल्स की मजबूती का कुछ फायदा जरूर मिला, लेकिन सोना एक छोटे दायरे में घूमता रहा। इंटरनेशनल मार्केट में बढ़त जरूर दिखी, लेकिन घरेलू बाजार में मजबूत रुपए के चलते एक छोटे दायरे में सिमट कर रह गया। लेकिन एग्री कमोडिटी मार्केट में खासा एक्शन दिखा है। मसालों में हमने बेहतरीन स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है। जीरा, हल्दी, धनिया और खासतौर से धनिया की अगर बात करें तो यहां पर हमने 3% तक का अपसाइड बनते हुए एक समय देखा। 7100 के पार इसकी कीमतें जाती हुई देखी। हल्दी की बात करें तो ऊपरी स्तरों से अब हम इसमें थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं, लेकिन जीरे में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली। इसके अलावा खाने के तेलों ने आज कमाल दिखाया है। सीपीओ क्रूड पाम तेल 2 हफ्ते की ऊंचाई पर चला गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मजबूती का इसे फायदा मिला है और साथ ही सोया तेल भी हरे निशान में ही कारोबार कर रहा है। दरअसल तिलहन में मजबूती देखने को मिली। सोयाबीन आज चढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तर्ज पर। और अगर आरएम सीड सरसों की भी बात करें तो यहां पर भी हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनते हुए देखी और तकरीबन हमने यहां पर भी देखा कि 3800 के ऊपर के ही भाव में ट्रेड होता हुआ नजर आया है। कैस्टर में आज जबरदस्त तेजी दिखी, जो कैस्टर की कीमतों को 5600 के पार लेकर गई और कॉटन एमसीएक्स में भी हमने 22000 के पास के स्तर देखे हैं। चलिए, इससे पहले कि हम अपने स्पेशल टॉपिक पर यहाँ चर्चा करें, फटाफट हमारे जो 2 गेस्ट हैं कार्वी के हमारे साथ रवि सिंह हैं और साथ ही सचिन गुप्ता भी हैं हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के। इन दोनों से हम आज की हॉट पिक्स जान लेते हैं। सबसे पहले रवि, आपसे शुरुआत करूंगी। जरा बताइए आज के धुआंधार मार्केट में 2 आपकी बेस्ट पिक्स कौन सी होंगी? देखिए, इस समय तो फिलहाल आपने गोल्ड सिल्वर की चर्चा की है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गोल्ड में एक बाय पोजीशन बनती है और साथ ही सिल्वर में भी, दोनों में यहाँ पर बाय करके चला जा सकता है। अप साइड में गोल्ड को देखें तो मुझे लगता है 31,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और साथ ही सिल्वर देखें तो यहाँ पर 37,950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सचिन, एग्री कमोडिटी स्पेस में आपकी बेस्ट पिक्स? मेरी फर्स्ट बेस्ट पिक जो है वो कैस्टर सीड के अंदर रहेगी। कैस्टर सीड में मुझे लगता है अभी और बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में मिल सकती है, तो इसके अंदर एक 5650 रुपए के लेवल से एक बाइंग पोजीशंस की सजेशन रहेगा, जिसमें 5600 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 5730 रुपए तक का टारगेट देख सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के हॉट पिक्स की, लेकिन आज हमारा फोकस है मॉनसून पर। हमारे विशेषज्ञों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको दिखाएंगे हम कि आज क्या कुछ खास पहले अनुमान में निकल कर आया है। और हमारे एक्सपर्ट्स को हम इंट्रोड्यूस करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज क्या कुछ खास होता हुआ दिखा है। मॉनसून इस साल कुछ मूड बिगाड़ता नजर आ रहा है। प्राइवेट वेदर फोरकास्ट कंपनी स्काईमेट ने पहला अनुमान जारी किया जिसमें इस साल सामान्य से कुछ कम बारिश की संभावनाएं जताई हैं। स्काईमेट के मुताबिक जून से सितंबर के बीच में लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि औसत का 93% बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मई से जुलाई के बीच में उन्होंने 66% संभावना एल नीनो की जताई है। इससे पहले कि हम यहाँ चर्चा खोलें, आपको बताते हैं कि स्काईमेट के जो यहाँ पर फाउंडर हैं जतिन सिंह, उन्होंने हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से बात कही और क्या कुछ मोटे पॉइंट्स वहां से निकल कर आए। आइए उनके इस चैट को सुनते हैं। हमारे साथ तो स्काईमेट के जतिन सिंह सर, किस तरह का लग रहा है इस बार का मॉनसून आपको? बिलो नॉर्मल? बिलो नॉर्मल मॉनसून जो अभी जो हमारा एस्टिमेट उसमें ठीक नहीं है। -7 हमने लिया है, 93% ऑफ एलपी है। और खासतौर पे एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, अब ये है तो डिकेइंग एल नीनो, बट अभी सस्टेन करेगा एटलीस्ट गोइंग इनटू द मॉनसून। वो अच्छी बात नहीं है। तो 2014-15 में भी इसी तरह की स्थिति हमको देखने को मिली थी, तो क्या मान गए कि 15% चांसेस हैं सूखे के? देखिए, अभी तो 15% चांसेस हैं जितना हमें एक्सपीरियंस है। ये मॉनसून मोस्ट लाइकली बिलो नॉर्मल में आएगा। अभी सूखे तक जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिलो नॉर्मल कमिंग आफ्टर बैक टू बैक 2 बिलो नॉर्मल्स, ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ आपकी साउथ के नॉर्थ ईस्ट मानसून में बारिश नहीं हुई है और बिलो नॉर्मल जब होता है तो कोई बड़ा सा स्टेट आंध्र या कर्नाटका सीवियर ड्राउट में चला आता है, उस तरह की स्केल के ड्राउट में चला आता है। तो बिलो
क्योंकि ये सूखा नहीं है इसका मतलब ऐसे नहीं कि हम सतर्क ना रहें, बिलो नॉर्मल भी। और आप एक साल से आ रहे हैं, आपको एक अच्छा मानसून नहीं हुआ है पिछले बार, जिसमें आपकी जलाशय वगैरह, आपको सॉइल मॉइस्चर स्ट्रांग हो, आपका अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ हो। तो इसलिए वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट एंड वरी अबाउट इट एंड पुट पॉलिसीज इन प्लेस। तो बात उसके बाद क्या रिकवरी देख सकते हैं हम, अगर जुलाई तक बारिश नहीं होती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में कुछ? हाँ, रिकवरी तो एक्सपेक्टेड है, ये तो स्टेटिस्टिकल चांसेस हैं। तो हम लोगों को लगता है भी कि सेकेंड हाफ में ज़्यादा बेटर बारिश होगी। अच्छा, खासतौर पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का आप देख रहे हैं, कौन से एरियाज को ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है इसका? देखिए, मराठवाड़ा, विदर्भा, नॉर्थ कर्नाटका, यहाँ पर तो रिस्क है। यहाँ पर सरकार को और वहाँ के फार्मर्स को अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। गलत हुआ तो ठीक है, अच्छी बारिश होगी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर सीवियर ड्राउट चल रहा, ऑलरेडी चल रहा है। और बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में कम बारिश होने की उम्मीद है। और सेंट्रल में मध्य प्रदेश वगैरह जहाँ पे खेती वेस्ट एमपी ठीक नहीं है, छत्तीसगढ़ और ईस्ट एमपी वगैरह ठीक है। उत्तर प्रदेश 50-50। चलिए, तो आपने स्काईमेट के जतिन सिंह को सुना बताते हुए, हमारे संवाददाता से शेयर करते हुए कि इस बार क्या संभावनाएं इस वेदर एजेंसी को लग रही है, लेकिन इसके मायने क्या हैं? खरीफ की जब यहाँ पर खेती शुरू होगी तो क्या उसके लिए यहाँ पर खतरे की घंटी है? इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ कमोडिटी गुरुजी चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं, चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के तो रवि सिंह हमारे साथ हैं ही, साथ ही सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी हमारे साथ है। चंद्रशेखर जी, मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। वैसे तो ये प्राइवेट वेदर एजेंसी है, हमें भारतीय मौसम विभाग के रिपोर्ट का यहाँ इंतजार रहेगा जो कि इसी महीने आने वाली है, लेकिन जो बात इन्होंने कही है, सामान्य से कमजोर मॉनसून, लगातार तीसरा साल कमजोर मॉनसून का, जून जुलाई की कमजोर और धीमी शुरुआत, आगे रिकवर करेगा, कैसी पिक्चर ये रख रहा है हमारे खेती के लिए इस बार? हाँ, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो प्राइवेट फोरकास्टर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये तो बात सच है कि ये जो 93% को बिलो एवरेज हम कहते हैं, इट इज़ अ वेरी 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 मार्जिनल नंबर। दिस इज नंबर वन। दूसरा, मैं ये ज़रूर मानता हूँ एज समबडी हु हैज बीन वाचिंग मॉनसून फॉर 30 years and more, कि even if it is 90% of the long period average, समझे 90% ही होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज, तभी भी बरसात का वितरण, बरसात का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कहते हैं, वो सही रहा तो इवन विथ 90% रेनफॉल ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, फिर भी हमारा खरीफ फसल को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अच्छा। तो आई थिंक दिस 93 and 94% में ये मैं समझता हूँ गुमराह करने का बात है, नंबर वन। नंबर टू, बट इससे बड़ा एक खतरा है, वो है एल नीनो। मैं कई इंटरनेशनल एजेंसीज को ट्रैक कर रहा हूँ, सब में अब सब कह रहे हैं कि अभी जो वॉच कैटेगरी से अलर्ट कैटेगरी में चला गया है एल नीनो, और जून से लेकर के सितंबर तक एल नीनो का खतरा अभी 70% हो गया है, 70% प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एल नीनो बिटवीन जून एंड सितंबर। तो वो बड़ा खतरा है, नॉट रियली 93% और 94% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। और एक बात है, ओनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बाय मिडिल ऑफ अप्रैल, और भी जो फैक्टर्स जो है, which पैरामीटर्स जो है which affect the monsoon, उसका जो that will get crystallized in the next 10 days। तो by 15 या 20 अप्रैल तक हमें एक अच्छा अनुमान मिलेगा कि आगे जाकर के जून से सितंबर तक कितना बारिश होगा, उसका वितरण कैसा होगा, और एल नीनो का क्या स्थिति है, विल बी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, पता नहीं अभी हमें। ओके। मनीषा, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हम इस पर जो इंटरनेशनल वेदर एजेंसीज हैं, फिर वो चाहे यूएस की NOAA हो या फिर जापान की मरीन अर्थ साइंसेज हो, या फिर चंद्रशेखर जी भी जैसे कह रहे थे वो ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर बात कर रहे थे, जिन्होंने अलर्ट मोड पे डाला हुआ जहां तक एल नीनो के डेवलपमेंट का सवाल है। लेकिन आप यहाँ पर कई कारोबारियों से बात करती रहती हैं, दालों के कारोबारी, इस बार जो खरीफ फसल को लेकर अभी जो पहला रिएक्शन आया है, कितनी चिंता की बात लग रही है, या फिर जैसे चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि अभी मध्य अप्रैल के आसपास थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, क्या रिएक्शन निकल कर आ रहा है इंडस्ट्री से?
जी, आई थिंक नेहा वही बात है कि थोड़ा सा अर्ली समय है, आईएमडी की रिपोर्ट की यहाँ पर इंतजार होगी, सेकंड अपडेट्स भी यहाँ पर देखे जाएंगे। लेकिन जो चिंता वाली बात है और जो सारे इंटरनेशनल एजेंसीज भी बता रहे हैं कि जो इनिशियल मंथ्स हैं हमारे मानसून के, वो यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक डिलेड मानसून है, डेफिशिएंट मानसून है, वो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं। आई थिंक 90s में जैसे चंद्रशेखर जी ने भी कहा कि थोड़ा सा बिलो नॉर्मल मानसून इजंट रियली बैड। पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जुलाई का महीना, क्योंकि जून की अगर बात की जाए तो 17% मानसून जून में होती है, लेकिन 33% बारिश जो है वो जुलाई के महीने में होती है। और अगर अगस्त और सितंबर बाद में संभलते भी हैं तो हम एक बहुत क्रूशियल पीरियड मानसून का यहाँ पर खोते हुए नजर आएंगे और उसका इम्पैक्ट शायद खरीफ पे पड़ सकता है। लेकिन ये सारा अभी कुछ हाइपोथेटिकल है, अभी हम ये सोच के चल रहे हैं कि ऐसा ही होगा। लेकिन मई टू जुलाई के बीच में यहाँ पर एल निनो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसके लिए ऑफकोर्स यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी बात, ये इलेक्शंस हैं तो आपके जो सभी सरकारी कर्मचारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं, वो शायद यहाँ पर इलेक्शंस में बिजी होंगे, तो ये स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत अभी यहाँ पर है। ज्यादातर कारोबारी ये मानते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि हमें पता था और स्ट्रेटेजी नहीं बन पाई क्योंकि इलेक्शन में हम बिजी थे। तीसरी बात यह है कि सरकार के पास यहाँ पर प्रोक्योर्ड काफी स्टफ है, फूड ग्रेन्स वगैरह उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में है, तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स एज ऑफ नाउ बाजार में बहुत ज्यादा नहीं है। अगर भाव थोड़े बहुत बढ़ते भी हैं तो किसानों के फायदे के लिए होगा, लेकिन बहुत ज्यादा भाव बढ़ेंगे ऐसा कोई सिनेरियो लेके बाजार फिलहाल नहीं चल रहा। ओके, डेफिनेटली, क्योंकि हमने देखा कि आज भी जो मार्केट चढ़ा है वो हमने देखा कि जो एक यूफोरिया यहाँ पर बना, हाजिर के बाजार खुले फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के बाद, उसके बाद जो डिमांड यहाँ निकल कर आई, अपने जो सप्लाई कंसर्न्स थे उसकी वजह से हमने चढ़ते देखा। तो ऐसा नहीं है कि ये खराब पिक्चर निकल के आई और तब हमने बाजार को चढ़ते देखा, ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर जी, वैसे तो अभी आप कह रहे हैं कि आप और डेटा का इंतजार करेंगे, IMD की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, लेकिन मुझे बताइए जैसे जो स्काईमेट की रिपोर्ट निकल कर आई, अगर जोग्राफिकल ब्रेकअप देखें तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि मराठवाड़ा, विदर्भ, नॉर्थ कर्नाटक, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन इलाकों में इन्होंने कहा है कि थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्वी भारत और सेंट्रल इंडिया, यहां पर थोड़ी पिक्चर डगमगाती हुई एज ऑफ नाउ अभी तो दिखाई दे रही है। खेती के लिए कुछ चिंता की बात एज ऑफ नाउ नहीं, हमें जितना भी जोखिम है, जितना भी रिस्क है, वी हैव टू टेक ऑल दैट ऑन बोर्ड। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हमारा देश में डिस्ट्रिक्ट वाइज कंटिजेंसी प्लान बना हुआ है पहले ही, तो उसको दोबारा वी नीड टू रिव्यू। यानी सरकार में भी जो भी बैठे हैं बाबू ब्यूरोक्रेसी, दे नीड टू रिव्यू व्हाट द सिचुएशन इज, एंड जो भी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ दे नीड टू मे बी रिव्यू एंड अपडेट करना पड़ेगा उसका कंटिजेंसी प्लान जो है। तो जो भी खतरा है वी नीड टू टेक इट ऑन बोर्ड। वी कांट डिसमिस एनी रिस्क। जी, चंद्रशेखर जी, एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से भी, और ये बात हम हमेशा डिस्कस भी करते रहते हैं कि जब हम कम बारिशों, जैसे आज स्काईमेट ने भी कहा कि बिलो नॉर्मल शब्द शायद अब एक नया नॉर्मल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो जो हम बात करते रहते हैं कि जो फसलें हैं जो ज़्यादा पानी लगता है, जैसे शुगर केन वगैरह है, वहाँ से निकल के शायद हमें कॉटन और मेज की तरफ जाना चाहिए। आपको लगता है कि शायद इंडिया अब उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे हमें थोड़ा सा मोर वाटर कंसर्न होना पड़ेगा? वो बिल्कुल, देयर इज नो डाउट एट ऑल। हम तो पिछले 7, 8, 10 साल से कहते आ रहे हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स वाटर इनसिक्योरिटी, देयर इज अ लूमिंग वाटर शॉर्टेज। कई बार लिखे हैं, आपका चैनल में भी हमने चर्चा किया है इसके बारे में। देयरफॉर हमें वी नीड टू चेंज, हमें हमारा क्रॉपिंग पैटर्न में एक वी नीड टू रिव्यू द सिचुएशन। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, वहाँ से वी नीड टू मूव अवे। तो एक पूरा एक हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका रिव्यू होना चाहिए, एंड वी सर्टेनली हैव टू अडॉप्ट वाटर कंजर्विंग टेक्नोलॉजीज। फॉर एग्जांपल SRI, द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो कहा जाता है, तो चावल के लिए कम पानी वापर के मोर क्रॉप पर ड्रॉप वगैरह, ऑल दैट वी नीड टू डू। मगर आई एम सॉरी टू से पिछले 3-4 साल में इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा मैंने सुना नहीं है सरकार का अंदर, या एंड देयरफॉर आई थिंक आगे जाकर के जो भी नई सरकार आएगी दे नीड टू सीरियसली लुक एट इट।
बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म एक्शन की अब यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि जब साल दर साल हम यहाँ पर कमजोर बारिश और कई पॉकेट्स में सूखे जैसी स्थिति देखते हैं, तब जरूरी है कि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनाया जाए खेती को रिवाइव करने के लिए, और यहाँ पर आगे जाके आउटपुट हैम्पर ना हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल फिलहाल जो मॉनसून पे अपडेट निकल कर आया है स्काईमेट की तरफ से, ये थोड़ा सा निराश करने वाला है। शुक्रिया मनीषा और चंद्रशेखर जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज रखने के लिए। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कमोडिटी कॉल में जब वापस लौटेंगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे।